जनरेशनल बैगेज। हमने क्यों सोचा कि हम ये चीज डिस्कस करेंगे? क्योंकि हम सफर करते हैं जनरेशनल बैगेज। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं कि जनरेशनल बैगेज क्या है, वो हमारे साथ क्यों चल रहा है। मैं तो अभी खुद एक ट्रॉमा से निकल रही हाँ, हूँ। पहले और ये पता जनरेशनल बैगेज है ये भी। पहले बच्चों को बहुत मारा जाता था घरों के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब माएँ खासतौर पर जब मारती थी बच्चों को, तो वो उनके अपने अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन या ट्रॉमे होते थे जो कि वो बच्चों पे और किसी पे निकाल नहीं सकती, तो बच्चों पे निकाल रहे हैं। डिस्प्लेस्ड एंगर। डिस्प्लेस्ड एंगर। बैगेज में आती हैं चीजें, एक तो आपका बिहेवियर हो गया, इमोशनल ट्रॉमा आ गया, एक बिलीफ सिस्टम भी है। क्या आप अनक्वेश्चनिंग बिलीफ सिस्टम इनहेरिट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। हमने क्या फैमिली बैगेज इनहेरिट किया? यू सीक द हेल्प दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना, आप देख रहे हैं आही एंड दिस इज़ आही ओपिनियन विद ऑफ कोर्स माविश। और हमारे पास आज जो कॉन्वर्सेशन का मौजू है वो डीप है, ज़रा सीरियस है, लेकिन मज़े का भी है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत कम डिस्कस होता है, लेकिन होना चाहिए और बड़ा रेलेवेंट है। और जनरेशनल बैगेज, हमने क्यों सोचा कि हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे? क्योंकि हम सफर करते हैं जनरेशनल बैगेज से। और आई थिंक हर बंदा करता है। मेरे ख्याल है हमारी जनरेशन का हर बंदा करता है जनरेशनल बैगेज से का असर जो है, और वी डोंट इवन नो इट एट टाइम्स। मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं कि जनरेशनल बैगेज क्या है, वो हमारे साथ क्यों चल रहा है, हम क्यों नहीं उसको पीछे छोड़ पाते, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले लेट्स जस्ट काइंड ऑफ ट्राई एंड डिफाइन व्हाट जनरेशनल बैगेज इज। जो मेरी समझ है वो यही है कि इमोशनल ट्रॉमा जो कि अनरिजॉल्व्ड है बेसिकली, जो कि हम भी उसको महसूस करते हैं। हमारे माँ बाप उससे थोड़ा सा ज़्यादा फील करते थे, उनके माँ बाप शायद और भी ज़्यादा करते थे, और खुदा जाने कितनी जनरेशन से ये चल रहा है और पास ऑन हो रहा है टू द इफेक्ट दैट इट बिकम्स अ नॉर्म completely. Or it manifests in different ways. It could be the way you manage your finances. It could be human relationships. It could be family dynamic. बहुत सी चीज़ों में ये manifest होता है। मगर generational baggage, आपकी तालीम और तरबियत क्या कहती है इसके बारे में? जी, generational baggage के बारे में। जी जी बिल्कुल, मैं तो अभी खुद एक ट्रॉमा से निकल रही हूँ। हाँ, पहले और ये पता generational baggage है ये भी। जब एक बंदा, जब सब लोग झूठ बोल रहे हैं, एक घर के 4 लोग झूठ बोल रहे हैं, तो दिस इज सम काइंड ऑफ बैगेज दैट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट फैमिली। हाँ, सही बात है। है। प्लीज अपना ट्रॉमा पहले मैं शेयर करती हूँ। हाँ, आज माविश कभी लेट नहीं होती, और आज 15-20 मिनट लेट हुई, और जब आई तो लग तो बड़ी फ्रेश रही थी, लेकिन मैंने कहा बैठ के कहती मेरा एक्सीडेंट हो। मैंने कहा खैरियत है, यू फाइन? कहती लगा तो थोड़ा सा है, लेकिन द स्टोरी डजंट एंड देयर। ओवर टू यू। हुआ क्या? आप अपने घर से निकल रही थी? जी, मैं घर से मैं और अली, हमने सोचा कि हम जाएं। अली इनका छोटा बेटा है जो अभी अभी वापस आया है, उसको बाटा से 1-2 पट्टी चप्पल चाहिए थी। तो हम बाटा से उसकी 2 पट्टी चप्पल लेने गए और वहां से खुशी खुशी वापस आ रहे थे। मैंने कहा अली यार टाइम है, तो आमना खाला के घर जाने से पहले मैं आधे घंटे का नैप लूंगी, और फिर उठूंगी, तैयार होंगी, फ्रेश होके और फिर जाऊंगी। उसने कहा जी बिल्कुल बेहतरीन। अभी ये मैं सोचते आ रही थी एंड आई वाज लाइक लिटरली गोइंग, अपने घर के बिल्कुल करीब थी कि यहाँ से लिटरली एक विज करती हुई गाड़ी आई, और मुझे लगा कि वो स्क्रैप करके मेरी गाड़ी के साथ से गई है, बट ऑफ कोर्स स्क्रैप नहीं किया था। लेकिन मेरी जो आगे का बम्पर है उसको हिट किया। आई कुडंट सी बिकॉज इतनी स्पीड में थी गाड़ी के कौन है, बट मेरे भी क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा दिमाग गर्म है, मैंने स्पीड अप करके उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करके रोका। वेरी गुड। मैं अगर होती तो मैं उससे घर के अंदर पार्क करती और चली जाती, लेकिन इन्होंने आप अक्लमंद है शायद। नहीं आपने कहा नहीं, मैं इसको कोट तक पहुंचाऊंगी। जब मैंने गाड़ी रोकी तो उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था। अच्छा, देखने में मुझे लग रहा था शायद कोई 15-16 साल का होगा। ठीक है। अली ने उससे उतरते साथ ही पूछा हाउ ओल्ड आर यू? तो उसने कहा 14। ठीक है। तो मैं कहा तुम, इससे पहले कि मैं कहती कि तुम्हारा लाइसेंस किधर है, वो तो मुंह में ही रहेगी बात। मैं कहा 14 साल की, तुम्हें दिया और कौन है साथ? तो एक बाबा सा आया, पठान अगेन, द किड वाज आल्सो लुकिंग लाइक अ पठान बच्चा था, और पीछे एक बहुत सहमा हुआ बच्चा जो कि वो भी शायद उतना ही था दोस्त, वो भी उतरा फौरन। अच्छा, जो बाबा जी हैं उन्होंने कहा बाजी माफ कर दो, इतनी नहीं लगी। मैं कहा ये तो बात की बात है ना, ये गाड़ी चलाई क्यों रहा है?
अभी हम ये कॉन्वर्सेशन हमारी गाड़ी के उसके, तो मैंने देखा गाड़ी खड़ी है, मैं गाड़ी की तरफ गई और मैंने गाड़ी से चाबी निकाल ली। वेरी गुड। और चाबी अपने हाथ में कर ली। ठीक है। मैंने कहा अब आप कहाँ रहते हैं? इसने कहा करीब। मैंने कहा बैठो गाड़ी में, बिकॉज आई वांट टू स्पीक टू यू। मेरी गाड़ी में। मैंने कहा आई वुड स्पीक टू योर पेरेंट्स। तो उसने कहा नहीं नहीं आंटी आप ऐसा करें, चाबी बाबे को दे दें, वो गाड़ी पीछे, मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं, तुम दोनों गाड़ी में, जो छोटा था छिटका पिद्दू छिटाकी भर का, मुझे कहता है मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दे। आई जस्ट लुक्ड एट हिम। उसने कहा अच्छा ठीक है रहने दे। उसको समझ आ गई दिस लेडी मींस बिजनेस। खैर हम गए, हम उनकी गाड़ी घर के बाहर अभी हम रुके थे, तो मैंने कहा तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? तो उसने कहा कारोबार करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अभी हमारी सारी कॉन्वर्सेशन उर्दू में हो रही है। अली क्लूलेस हमें देख रहा है कि हो क्या रहा है। सो मैंने अली करना चाह रहा है अम्मा मुझे घर पे उतार दे। अली भी उस बच्चे की तरह था, मुझे उतार दे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अब्बा का फोन नंबर दो। उसने, मैंने कहा घर पे कौन होगा? कि अम्मी है। मैंने कहा अच्छा अब्बा का नंबर दो और अम्मी को बुलाओ। मैंने अब्बा से बात की, अब्बा अच्छे। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये आपका नाम, जो भी उनका नाम था मैंने लिया, तो उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये आपका बेटे का नाम है? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये गाड़ी, इसने मेरी गाड़ी मारी है और ये बहुत बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था, बचत हो गई है, लेकिन आप या तो मैं ये चाबी लेके जा रही हूँ घर, आप मेरे घर आके लीजिए। उन्होंने कहा बहन मैं बिल्कुल करीब में हूँ मेरा, तो मैं आ रहा हूँ आपसे। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा बहन ये आपके भाई का घर है, आप अंदर जाइए और बैठिए। मैं कहा मेरे भाई का घर होता मैं इसको फेंटी लगा रही होती अपने भतीजे को सुकर। मैं कहा नहीं मैं बाहरी ठीक हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बहुत शुक्रिया आपका, आप बस आइए। इतनी देर में वालदा आ गई। उन दरवाजा खोलने का हाँ, तो पीछे हो गई। मैं कहा सॉरी अपॉलॉजीज फॉर द लाइक मिमिकिंग बिट, बट शी वाज लाइक दिस। मैंने कहा आपको पता है आपका बच्चा गाड़ी चलाता है? उसने कहा हाँ। मैं कहा ऑलराइट। मैं कहा इसकी क्या उम्र है? 13। मैं कहा अच्छा ये वैसे 14 कह रहा था। हाँ 13 को के 14 में लगा है। उन्होंने ये कहा। मैं कहा ओके व्हाटएवर राइट। मैं कहा इसको गाड़ी चलानी चाहिए। तो उसने मुझे देखा व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? शी स्टार्टेड प्लेइंग डम कि उसको समझ नहीं आ रही। उसको समझ नहीं आ रही। शी वाज लाइक मैंने कहा बात ये है कि मैं आपके मियाँ किधर है? उसका वो मुल्क से बाहर है। मैं कहा मुल्क से? मैं कहा मैं तो अभी नहीं वो मुल्क से बाहर है, पेशावर में। मैं कहा बीबी पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, मुल्क से बाहर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी बड़ी पेशेंस है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोसीड। हाँ मैंने कहा बीबी मैंने आपके मियाँ से बात की है और मैं अब उनसे ही बात करूंगी। उन्होंने दरवाजा फट करके बंद किया और अंदर चली गई। आपको चाय पानी नहीं पूछा? डोंट डिस्टर्ब माय नैप। उन्होंने कहा ये पागल है तो खुद ही रखे। इतनी देर में हमसायों से एक और बंदा आया और उसने कहा मैं इसका मामू हूँ। उसने कहा गाड़ी तो इतनी लगी नहीं। मैंने कहा ये मेरी गाड़ी जो है ना ये इम्पोर्टेड गाड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा जो है ना वो ओवर होना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड। मैंने कहा ये इसको आपको पता चलेगा कि कितनी लगी है जब इसका बिल मैं आपको भेजूंगी। वैसे ये गाड़ी इंश्योर्ड है लेकिन इसका बिल मैं आपको जरूर भेजूंगी, इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा पिंच करे और शायद ये बच्चे को आप 2 साल और गाड़ी ना दें, जो मेरी खाम ख्याली है ऑब्वियसली। बट उसके बाद शायद कल तक ना दें। आई होप सो। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो एक हवल आके रुकी, बड़ी सारी गाड़ी वाइट, उसमें से एक सफेद शलवार कमीज में मुस्कुराते हुए बंदे वाले ने, तो हमारा जो चौकीदार इनका था ना खड़ा हुआ, नॉट द ड्राइवर अनदर चौकीदार, उसने कहा ये इसका चाचा है, ये इसके साहब का बिजनेस पार्टनर भी है, ये इसको ठीक कर देगा बच्चे को। अच्छा मैं भी एक्साइटेड होगी कि बच्चे को एक चढ़ना पड़ने वाली है या कुछ तो होगा। तो मैंने कहा ये बच्चा, उसने गाड़ी देखा, उसने कहा इससे पहले कि मैं कुछ कहती सलाम के बाद उसने कहा मेरी खड़ी गाड़ी को कल एक औरत ने गाड़ी मार दी। मैं कहा उसका इससे क्या ताल्लुक है जो मैं अब हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं? मैं कहा नहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा शुक्र है आपकी गाड़ी थी, शुक्र है आप लोग ठीक है। मैंने कहा इस बच्चे की उम्र क्या है? कहता है 18। आई वाज लाइक, मैं कहा मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। मैंने कहा क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी अंदर जो भाभी थी वो भी झूठ बोल के गई हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब जब वो साहब आएंगे आपके भाई बड़े तो मैं उनसे ही बात करूंगी। अच्छा अब मैं गाड़ी में बैठना चाह रही थी, मैं तो जल्दी से अंदर बैठ गई। अली टुक हिज स्वीट टाइम, तो उन्होंने दरवाजा गाड़ी का पकड़ लिया उस बंदे ने। उसने कहा चाबी दें गाड़ी की। मैं कहा चाबी तो मैं नहीं दूंगी, चाबी मैं जब आपके भाई आएंगे उनको दूंगी क्योंकि मैंने उनसे बात करनी है। अच्छा तो उसने कहा आप अली के क्या तासुरात थे? अली वाज लाइक Where am I stuck, man? Why the hell am I here? उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ऐसा करें आप लिख के दें कि गाड़ी को अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आप लेंगी। मैंने कहा आपके मुंह से जिम्मेदारी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो वरना मैं गाड़ी चला दूंगी। पीछे हो। जब मैंने थोड़ा सा बदतमीजी के लहजे में किया तो वो थोड़ा सा पीछे हुए। मैंने अली से कहा दरवाजा फौरन बंद करो। इसने दरवाजा बंद किया। मैंने कहा शीशा पर को, हमने गाड़ी लॉक की और मैं ही बैठ गया। अली ने कहा What are you going to achieve from all of this? I said Don't ask me right now. Not now. है थोड़ी देर में वो साहब आ गए और वो अच्छे, उन्होंने आते साथ कहा कि बहुत माजरत बहन,
और ये जो है जो भी गाड़ी का नुकसान, और मैंने भी उतरते साथ ही सबसे पहले चाबी उन्हें दी। हाँ। तो ऑफ कोर्स मैंने चाबी रख के क्या करनी है। हाँ। मैंने कहा भाई एक तो ये बात है कि इस बच्चे को गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। जो नुकसान, अल्लाह का शुक्र है कि ना इसको कुछ हुआ है ना मुझे कुछ हुआ है, और सड़क पे किसी को कुछ नहीं हुआ। जिस तरह ये गाड़ी चला रहा था बहुत खतरनाक थी। और 12-13 साल का बच्चा क्या ही गाड़ी चलाएगा। एग्जैक्टली 13 साल का बच्चा था, मतलब लगता थोड़ा बड़ा था वैसे 13 साल, आई वुड हैव सेड लाइक 16 मे बी, बट लेकिन पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा ना वो जो ड्राइवर है उसको कुछ नहीं अकल थी, आपकी बीवी भी झूठ बोल रही थी या आपके भाई भी झूठ, और इनसे तो क्या चुप, उसने फिर बोलने को मगर इनसे क्या चुप हो जाए इसी वक्त। तो खैर उससे चुप चुप चुप, तो वो भी चुप हो गए। उसके बाद तो उसने कहा, मैंने कहा और वैसे मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है लेकिन बिल मैं आपको जरूर भेजूंगी, तो मुझे अपना कार्ड दे दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये, मतलब ये भी कह रहे थे कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, और बाकी शायद इतना ना हो, लेकिन ये इन गाड़ियों पे एक स्क्रैच भी लगे और जो इनकन्वीनियंस है वो पहली बात है कि इट्स जस्ट डेंजरस, इट इज अनलॉफुल, इट इज अनलॉफुल, इट्स डेंजरस। वो स्कूल के पास है यार एरिया उसमें जिसमें वो चला रहा था बच्चा गाड़ी। बट बहरहाल उसके बाद हम घर आ गए, हमें दिमाग घूम गया। नैप लिया फिर आपने? नैप तो क्या, घर आई हूँ तो और 2 मसाइल थे, वो डील करके जल्दी से मेरे कपड़े पहने और मैं आपके यहाँ आ गई। मैं कहा ओके नाउ दिस विल गो ऑन टू एज माय emotional baggage जो कि आप अपने बच्चों को पास ऑन करेंगी। I hopefully won't pass it on. Maybe I've already done it to Ali. उसको तो पास हो गया होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो उसको तो पास हो गया है। लेकिन हाँ, तो मगर दिस इज काइंड ऑफ, आई मीन नॉट इमोशनल बैगेज और जनरेशनल बैगेज, लेकिन बैगेज तो ऐसे भी मैनिफेस्ट होता है। जब माँ बाप झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में तो आता है। लेकिन जब हम जनरेशनल बैगेज की बात करते हैं, मेरे ख्याल है सबसे बड़ा जो और सबसे प्रोमिनेंट बैगेज जो हमारी जनरेशन ने से बड़ी जनरेशन से इनहेरिट किया है हमने, वो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई से पार्टीशन का बैगेज है। हाँ मोर और लेस कि वो एक बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट है। एब्सोल्युटली, वो जो बैगेज है उससे एफिलिएटेड जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लॉस ऑफ होम्स, लॉस ऑफ पीपल, फैमिली और सेपरेशन, वो ट्रॉमा जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो चला है, ट्रांजिशन किया है एब्सोल्युटली थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। सो इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें इस पे जनरेशनल बैगेज पे, ये एक बहुत बड़ी और ये एक साइंस है, राइट? और जाहिर बात है हम दोनों में से कोई हमने ये पढ़ा हुआ नहीं है। हम जो भी बात करें अपने एक्सपीरियंस से बात करें, और बात करना इस पे ज़रूरी इसलिए है ताकि लोग इस चीज़ को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें, जब तक आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। सो इसलिए अपने अपने लेवल पे आप जितना इसके बारे में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। जाहिर बात है हम जो बात करें वो हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे होएगी बात, राइट? सो मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा देख रही थी कि भाई जनरेशनल ट्रॉमा क्या चीज़ है। लेमन टर्म्स में तो आपका चाहे वो इमोशनल बैगेज के में हो, चाहे आपके फियर्स हों, चाहे वो बिहेवियर पैटर्न्स हों, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आए होते हैं, दैट इज like more or less वो and then उसके बारे में अब what do we do with it? First we identify what it is, then we से क्या अब हम इसके बारे में क्या करें और फिर उसको कैसे करें। So these are the like kind of more or less 3 steps जिसमें हम कर सकते हैं। इमोशनल बिहेवियर पैटर्न्स में सबसे पहले आता है जो माँ बाप बच्चों के सामने चीजें करते हैं, जो आपका पहली लर्निंग होती है। बिहेवियर पैटर्न्स वो क्या है माँ बाप के, ठीक है ना? तो उससे बच्चे सीखते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि यार जो अब हम भी बात कर रहे थे कि अगर ये बच्चा देख रहा है 3 लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो यही सीखेगा ना। अब ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है, बैगेज इज अ नेगेटिव टर्म। टोटली इट्स अ नेगेटिव टर्म। सो आपकी जो भी है आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को चीजें देते हैं, उसमें अच्छी चीजें भी हैं बट हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर इमोशनल की बात ही करें, फॉर एग्जांपल पहले बच्चों को बहुत मारा जाता था घरों के अंदर, बच्चों की पिटाई होती थी, चित्तर चप्पल चपेड़े ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल घरों में होता था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब माएँ खासतौर पर जब मारती थी बच्चों को, तो वो उनके अपने अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन या ट्रॉमे होते थे जो कि वो बच्चों पे और किसी पे निकाल नहीं सकती, तो बच्चों पे निकाल डिस्प्लेस्ड एंगर एब्सोल्युटली जो बच्चों पे निकाल रहे हैं वो एक नॉर्म बन जाता है। फिर अगली जनरेशन समझती है कि इट्स ओके टू डू इट। बट मेरे ख्याल है हमारी जनरेशन ने, एटलीस्ट मैं अपना पर्सनली कह सकती हूँ कि पुट अ स्टॉप टू इट, कि नहीं मैंने वैसे ऐसी मार खाई भी नहीं है, लेकिन भैया ने खाई हुई है,
और मैंने भी खाई। तुमने भी खाई हुई है? देखिए, एक तो ये मैं बहुत शैतान भी थी। आई वुड डू, तो आप नहीं शैतानी करते थे, यू वर नॉट वेरी, आई नॉटी। नॉट, आप नॉटी नहीं थे, मैं नॉटी भी थी थोड़ी, तो मुझे मैं, लेकिन मेरे बड़े भाई को मेरे से ज्यादा पड़ी है। या पड़ी है। हाँ हाँ, लेकिन अगर आपके बच्चे नॉटी हों भी तो आप ना मारती? नॉट रियली, मैंने भी बच्चों को एक आधी लगाई है, बट बहुत कम एज कम्पेयर टू जो हमने उस पर खाई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा लेटर रियलाइज हुआ, अगर थोड़ा सा पहले होता तो शायद इससे भी कम करती। एब्सोल्युटली। मैंने शायद 1-2 दफा हैंगर से मारा हुआ है। मैं सदके जाऊं, मैं मारती नहीं थी बच्चों को, लेकिन हैंगर पड़ा हुआ था हैंगर लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये नहीं करना चाहिए। एक ही दफा मारा था, शुक्र है हैंगर पे रियलाइज हो गया। ये रियलाइज किया था कि मेरे अंदर की कोई गुस्सा है जो डिस्प्लेस्ड हैंगर है, जो मैं उस बच्चे पे निकाल रही हूँ, एंड यू नो नो चाइल्ड शुड हैव टू गो थ्रू दैट। मैंने आई फॉरन कंट्रोल कर लिया था, मगर ऑफ कोर्स वो बैगेज था मेरे अंदर, जो पास ऑन हो रहा था। और तो पास ऑन जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आप अपने माँ बाप का बैगेज बच्चों पे निकाल रहे हैं, आप ट्रॉमा से डील करने की जो सलाहियत है वो आप इनहेरिट कर रहे होते हैं, आप रिएक्शन इनहेरिट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये होना है, यू नो। आई मीन पेरेंट्स आपका ज़्यादा है क्योंकि सबसे क्लोज कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, इसलिए आप उनसे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन लेते हैं। लेकिन इंप्रेशन आप अपने स्कूल सिस्टम से लेते हैं, आप इंप्रेशन अपने मोहल्ले से लेते हैं, जो हम तो पहले मोहल्लों में पढ़े ना, अब मोहल्ला कल्चर नहीं रहा है, बट ऑफ कोर्स ड्रामों तक है सिर्फ, ड्रामों तक है, बट एनवायरनमेंट से लेते हैं। अब वो एनवायरनमेंट आपके फ्रेंड्स हो गए, आज मोहल्ला कल्चर है, हम सिर्फ उसमें से निकल आए अभी। यस वी आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इट, लेकिन मोहल्ला कल्चर तो है। यस तो आप मोहल्ले से लेते हैं, आप अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं, अपने फ्रेंड्स से लेते हैं, सो वो सारे आप ले तो रहे हैं चीज़ें। मतलब जनरेशन ट्रॉमा जो हमने देखे हैं या मैंने सुने पूरी ज़िंदगी, वो यही थे कि जिस तरह मेरी नानी और आपकी दादी, दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स वेरी अर्ली ऑन, दे वर ऑर्फन्ड वेरी अर्ली, तो उन्होंने इनको यही सिखाया इस पूरी जनरेशन को कि अलग नहीं होना, बस एक दूसरे के साथ बना के रखनी है। तो वो ट्रॉमा तो था, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। तो मतलब एक वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन देन कि अच्छा का बुरा का है, कहाँ पे कोई चीज़ उस हद तक चली जाती है कि वो ऑब्सेसिव हो। कि ने कहा था कि यू नो बस अलग नहीं होना एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है हमेशा, ऑलवेज बी टुगेदर। And I think that's a quality, I think, that we have inherited. That is absolutely a quality. लेकिन I think it's ये रूमी का कॉल है कि कोई चीज़ भी जो है ना, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना, वो नुकसानदेह होती है। So anything other than one thing which is justice. मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान देती है। कोई चीज़, गम, गुस्सा, वो तो गुस्सा तो शायद वैसे ही नहीं, बट जो भी चीज़ आप एक एक्सेस में ले जाएंगे वो नुकसान देगी। सो इतनी तो आपको खुद होनी चाहिए ना कि क्या चीज़ आप कहाँ बाउंड्री लाइन ड्रॉ करें, और कहाँ ये कि इट इज़ ये बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, नॉट ओनली यू बट एवरीवन अराउंड यू। एंड जनरली जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं वो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होती हैं। जो गलत इम्पैक्ट कर रही होती है चीज़, वो एक को नहीं सबको कर रही होती है। जो कि अगर मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ मेरे लिए तो फायदेमंद है, अब बाकी जाएं भाड़ में, वो इवेंचुअली मुझे भी नुकसान देगी। Of course, और अगर मैं कहूँ कि यार ये मेरे लिए तो नुकसान है, बाकी जाएं, अगर मेरे इर्द गिर्द के लोग नुकसान में रहेंगे या उसमें, तो इवेंचुअली इट विल कम बैक टू मी एज वेल, इट्स अ बूमरैंग। सो वो मेरे पे भी उसी तरह इम्पैक्ट करेगा। सो जब मुझे एक बहुत ये था, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था, ठीक है, तो मुझे ये था कि ये मैं आगे पास ऑन ना करूँ, कुत्ता फियर एंड द फैक्ट दैट ओ माय, अब ये है, अब कुत्ते का भी जाहिर बात है ये है कि यार अच्छा ठीक है आप नमाज, लेकिन ये नहीं है कि कुत्ता आपके घर में हो तो आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते हैं, दैट्स नॉट अ फैक्ट। इवन कुत्ता अगर अब इसमें अब आपका ज़्यादा बिकॉज रिलीजन आ जाता है, रिलीजन में आपका क्या, आप किस सेक्ट को फॉलो करते हैं, क्या उसका है, वो डिफरेंट चीज फॉलो करते हैं, किस हद तक फॉलो करते हैं, वो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। बट जस्ट कीपिंग अ गार्ड डॉग आउटसाइड और अ पेट डॉग आउटसाइड इज एब्सोल्युटली ओके। और आपको अगर कुत्ता खुश्क है और आप खुश्क हैं तो आप नापाक नहीं होते, ठीक है, राइट? दिस इज अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। तो मुझे ये था कि मेरे बच्चे कुत्ते से ना डरे। एंड मारिया और अली जो है वो तो बिल्कुल नहीं डरते। मोहम्मद थोड़ा सा पहले होता था, लेकिन वो भी उसने भी काफी हद तक उस पर कर दिया। तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपना ये फियर अपने बच्चों में नहीं पास डाउन किया। That's just a very small example. Yeah. That's true. Yeah. मुझे फियर तो नहीं, लेकिन जो चीज़ मैंने
which I didn't want to pass down to children was क्या कह रही थी मैं, बात ही निकल गई बिल्कुल जहन से. Gender inequality. Okay, yeah. Gender inequality जो थी ना, जो मैंने मतलब again baggage ही है ना, कि ये भी baggage है. ये जो हम शुरू से सुनते थे कि जी पापा जो थे वो, आप भी ने ये पूरी जिंदगी सुना होगा कि सालन की पहली प्लेट, जब सालन बनता था तो वो पहली प्लेट खाते थे, वरना वो नहीं खाना खाते थे अगर उस पर रौनक ना हो खाने पे. और जब तक वो खा नहीं लेते थे तो अम्मा उनके साथ खड़ी रहती थी जब तक वो खा ना लेती. और फुल्का तवे से उतरता था तो सीधा उन पे आता था, रस्ते में कहीं रुकता नहीं था. अगर रुक जाता तो वो ना खाते. तो मेरे ये I mean ये बैगेज जो था ये बड़े आराम से फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चल सकता था. लेकिन कुछ हद तक मेरी अम्मी ने भी इसको किया. लेकिन जहाँ तक घर में मेल सुपीरियरिटी की बात है वो थी, वो एब्सोल्युटली थी. वो बिलीफ यही थी कि जो लड़के हैं उनकी तालीम पे फोकस करो, लड़कियों की शादियों पे फोकस करो, यू नो, और ये होना चाहिए. तो विद माय किड्स ऑब्वियसली I made sure that they did the housework. I made sure that they cooked, that they knew how to clean. तो कल को अगर सिला जैसी कोई सिला नहीं, क्या नाम है हमारी हीरोइन का, लैला जैसी कोई उनको मिल जाए तो कम से कम उनको अंडा टोस्ट खुद बनाना आता हो, you know. बट वो जो जनरेशनल एक एम्बार्केशन होती है कि जी ये आपकी क्वालिटी है, ये आप में होनी चाहिए, या सुपीरियर है, या भाई को वो जिस तरह ड्रामा हुआ था जिसमें मायरा खान ने कहा था कि जो टांग की बोटी वो भाई को क्यों मिले, मतलब मुझे खानी है अगर, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. वो शायद थोड़ा सा मुझे कॉन्शियस एफर्ट थी कि वो ट्रैवल ना करें. yes no same here. ये एक बहुत ये था कि यार ये चीज़ जो है ना कि अगर आपके, मुझे याद है कि हमारे यहाँ सिंगापुर में जब हम गए थे तो शुरू में तो हेल्प इतनी ज़्यादा थी, एक ही हेल्पर होती थी. तो जब कोई खाना वाना होता तो आई वुड डिवाइड तीनों बच्चों में एक जैसी ड्यूटीज होती थी कि इसने ये करना है, इसने ये करना है, काम तीनों करेंगे. ये नहीं है कि बेटी है तो वो कर रही है और बेटा है तो वो काम नहीं करेगा. उसको वो भी घर में उतना ही करेगा काम जितना, या बेटी को भी उतना ही आराम मिलेगा, और एक जैसी. और तालीम की अपॉर्चुनिटी जो बच्चा ज्यादा डिजर्व करता हो ले ले, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है. जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा हो उस पे आप, उसकी एजुकेशन पे आप ज्यादा खर्च कर लें. But did you feel that you were going against the grain जब तुम ये कर रही थी? यार not in Singapore, probably because the society is such. Because नहीं, against the grain of the trend जो family में trend था. I believe कि हमारे तक आके थोड़ा चैलेंज हो चुकी थी चीजें. हो चुकी थी, मतलब मुझे नहीं कभी लगा कि मैं I was a lesser citizen other than some things. some things में था कि वो लड़का है इसलिए it's okay for him, तुम नहीं कर सकती because you're a girl. अच्छा, आप कह रहे हो कि मेरे हाउसहोल्ड में ऐसा था, फर्क था. और लेकिन उसमें ये भी था कि जो बड़े बेटे होने के हिसाब से जो जिशान भाई हैं उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, मुझे और अली को दोनों को नहीं मिलती थी. It was like अली तो बेचारा सा हाथ होता है. बिल्कुल ही. मेरे भाई का नाम भी अली है तो उसको भी नहीं मिलती थी. तो it was like okay fine. Yeah. एंड देन आई थिंक एक जो बड़ी शिफ्ट हमारे, मुझे लगता था हमारे उसमें था, जो आपकी बैगेज में आती हैं चीज़ें, एक तो आपका बिहेवियर हो गया, इमोशनल ट्रॉमा आ गया, एक बिलीफ सिस्टम भी है कि आप अनक्वेश्चनिंग बिलीफ सिस्टम इनहेरिट कर लें. ऑफ कोर्स. सो मैंने अपनी तरफ से उसको रिसर्च करके खुद चीज़ों को काफ़ी इवॉल्व किया कि ओके. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने आप को ही चैलेंज किया, बिकॉज व्हेन आई started my journey, the spiritual journey, I started from a very different point. But then, but I said one thing to myself, that I have to be open because I'm here to learn. मेरे जो beliefs हैं मैं उनके साथ चिपकी नहीं रहूंगी. अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही और मुझे लग रहा है यार ये सही चीज है, it's like you know it's going with the basic logic और मतलब researched backed है, तो मैं उसको अडॉप्ट करूंगी. मैं अपने सिस्टम, अपने उसके साथ बैठी नहीं रहूंगी कि यार ये मेरा बिलीफ है, सिस्टम मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, बस दैट्स इट. सो दैट वो तो मैंने अपने साथ ही किया. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग अब ये ना वो बन गई है एक हमारी कॉन्वर्सेशन की आउटलाइन बन गई है कि बेसिकली हमने क्या फैमिली बैगेज इनहेरिट किया और कितना उसको अडेप्ट किया और कितना उसको चेंज किया. तो एक चीज़ तो डेफिनेटली जेंडर इनक्वालिटी जो थी ना, वो जनरेशन टू जनरेशन तो थी, लेकिन शायद हमारे माँ बाप ने भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमारे लिए और हमने उसको मज़ीद मॉडिफाई किया फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ताकि वो ना हो. एक चीज़ जो मैं जो मैंने बहुत महसूस की अपनी लाइफ में एज अ डॉटर
और मेरी क्योंकि बेटी नहीं है इसलिए मैं उसको आगे से कर नहीं सकती, बट वो ये था कि इमोशनली हमारे से जो बड़े जनरेशन थी, हमारे माँ बाप बेटियों से बहुत ज़्यादा अटैच थे इमोशनली, एक नुकसान की हद तक कभी कभी मुझे जब मैं अम्मी की सुनती थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो पार्टीशन और फिर शादी और उसके सारे मसाइल, पर्सनल रिलेशन प्रॉब्लम सुन के मैं कभी कभी कहती थी कि आई एम नॉट योर थेरेपिस्ट, मैं आपकी ये मसले सुन के हल नहीं कर सकती, आप यू आर पुटिंग दिस लोड ऑन माई शोल्डर्स। तो मुझे ये था कि मेरी बेटी होगी तो मैं इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होंगी अपनी औलाद पे, क्योंकि दैट इज अ लॉट ऑफ बैगेज कि मैं अपने कंधे से उठा के आपके कंधे पे डाल दूं। तो फिर नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये मैंने भी लिया है इमोशनल बैगेज के। जस्ट एक आपके सामने को बंदा है जिसके साथ आप रैंट कर सकते हैं, अनएंडिंग रैंट ऑन थिंग्स जिसका फायदा कोई नहीं होगा, बल्कि और ये सिर्फ आपकी अम्मी नहीं करते हैं, आपके इर्द गिर्द की खाला, मासी, चाची, पुप्पी। आई मीन लाइक आज मैंने क्या इन्फॉर्मेशन अपने बच्चे को देनी है, मैं 2 दफा सोचती हूँ कि इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या होगा, क्या ये जरूरी है इन्फॉर्मेशन देना, and if I can maybe save my child from this information which has not had a very good impact on me, I would rather not share it. Absolutely. Right? Absolutely. So you don't need to share everything with children. You should not share everything. Oversharing तो बिल्कुल oversharing बिल्कुल नहीं। आपके बच्चों से आपका दोस्ताना रवैया होना चाहिए, पर आपके बच्चे आपके दोस्त नहीं हैं। So आप अपना ट्रॉमा बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। और आपका एक्सटेंशन भी नहीं है। और आपका एक्सटेंशन नहीं है, आप ये नहीं करना चाहिए। बट मैंने इस पे अपनी मैंने कहा हुआ था इस हद तक कि प्लीज़ देखिए, या आप मेरे साथ ना बात कीजिए, क्योंकि इससे मैं भी डैमेज होंगी और हमारा रिश्ता डैमेज होगा। सो आई नो दैट यू बीन थ्रू सम थिंग्स, सो द राइट पर्सन इज अ थेरेपिस्ट एंड आई कैन टेक यू देयर। Absolutely. But I can't handle it because you're transferring it to me. Absolutely. मेरी अम्मी ने बहुत नहीं किया है, थोड़ा बहुत उन्होंने भी किया है, बट उसमें ये बिकॉज माई मदर इज नॉट एन इमोशनल पर्सन, हमें सारा इमोशन अब्बा से मिला था। अब्बू वॉज वेरी इमोशनल, बट अब्बू जो है वो जाहिर बात है वो आपसे पॉलिटिक्स पे बात करते थे, लिटरेचर पे बात करते थे, वो फैमिली में ही वाज इन जो भी हो रहा है। अम्मी पहले शुरू में थोड़ा बहुत शेयर करती थी, बट अम्मी इतनी इमोशनल नहीं थी और जो काम कर रही थी तो शी वाज सो बिजी, सो शी डिडंट डू मच। बट एक्सटेंडेड फैमिली में आई डिड पुट अ स्टॉप, आई सेड डोंट डू इट, और अपने बच्चों के साथ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। तो एक चीज तो इमोशनल बैगेज है, बिल्कुल का बात नहीं। आई वाज कॉन्शियस बिकॉज मारिया के साथ मुझे लगता था कि मेरी टेंडेंसी है, क्योंकि जाहिर बात है वो भी बातें करती थी और मुझे भी तो अच्छा ये भी कर, बट आई वुड चेक माई सेल्फ कि मैं उसके साथ वो बात शेयर ना करूं कि वो जैसा जनरल औरतें करती हैं, औरतें अपने ससुराल के बारे में या बच्चों के बाप के बारे में बच्चों से करती हैं नेगेटिव बात, और आपके जो दध्याल की साइड है वो ननिहाल की बात करती है जी। जो बच्चे बेचारे तो नहीं करते, किड्स कैन नॉट चूज बिटवीन द पेरेंट्स और बोथ साइड्स। तो फैमिली पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत, दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ द बैगेज दैट यू कैरी, और कहीं ना कहीं यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट। मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स के लाइव्स में जो आई थिंक पॉलिटिक्स थी फैमिली के अंदर, कि कहीं शादियां हुई, कहीं शादियां नहीं हुई, कहीं मसले मसाइल हुए, उसके उनके औलाद पे क्या असरात हुए। हम ना डेंजरस ग्राउंड में जा रही है नाज़रीन। वो ये था कि you know at some point man you need to put a stop to it. Absolutely. You need to put a stop to it. अगर आज से 3 generations पहले किसी के 2 रिश्ते नहीं हुए थे तो उनके बच्चे अगर आपस में दोस्त क्या करना चाहते हैं, करने दें उनको दोस्तियां। सही बात है, that is true, that's fact. And you need to put a stop to it somewhere, and relationship becomes personal, one to one, not 1+1 plus my parents का 1+1 plus उनके parents का 1+1. सही बात। So it has to become boiled down to individuals. That's absolutely. Family politics is like a whole other thing. हमने ये मैंने एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी, इसका बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर था। So I would just I mean like हम जब जनरेशनल बैगेज की बात करते हैं तो जो है क्या चीज वो तो मोरलेस हमने थोड़ा बहुत डिफाइन कर लिया कि इनहेरिटेड पैटर्न्स हैं, इमोशनल ट्रॉमा है और अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस हैं। वही जब अभी कह रही जब आप बातें सुनते हैं बच्चे, स्पेशली जो बच्चे जॉइंट फैमिली में बड़े हो रहे होते हैं, जब एक दूसरे बातें सुनते हैं तो वो बहुत उससे पिक करते हैं, बहुत ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, वर्ल्ड व्यू फॉर्म करते हैं उसके बारे में। देन ये है कि इसको पास डाउन कैसे होता है ये। सो ये बहुत इन्होंने अच्छा लिखा हुआ था कि ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी पैटर्न को इमिटेट कर रहे हैं।
वही चीज कर रहे हैं। देन द सेकंड वाज फैमिली हिस्ट्री, जो आपने अभी बात की है। बिल्कुल। और हिस्ट्री जाहिर बात है हमारे तो घरों में, ईस्ट में ज़्यादा, आई डोंट नो वेस्ट में कितनी होती है, कि बहुत कहानियाँ सुनाना अपने पास्ट के बारे में रिपीटेडली। अब उसमें क्या मॉरल्स आ रहे हैं सामने, उसको आप कैसे बयान कर रहे हैं और दूसरा बच्चा कैसे परसीव कर रहा है, दैट्स टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। और उससे वो अपना फॉर्म, वैल्यू स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा है, वर्ल्ड व्यू भी फॉर्म कर रहा है। देन लास्टली इट इज communication and beliefs, the way families communicate and the beliefs that they hold, वो भी उसी तरह पास होते हैं। हाँ, तो बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है। बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है कि आप आर यू जस्ट अडेप्टिंग योर बिलीफ सिस्टम एंड फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, और आर यू रीडिंग एंड डेवलपिंग योर ओन थॉट प्रोसेस। वो ओन थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाए कि आपने ब्लाइंडली इनहेरिट करना है, तो वो फिर आप बिलीफ इनहेरिट खाली नहीं करेंगे। नहीं, आप हर चीज, आपकी वो क्रिटिकल थिंकिंग ही बंद हो जाएगी। देन यू विल बी लाइक अ हैंडीकैप्ड ऑन हाउ टू क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड प्रोसेस थिंग्स। देन यू विल बी लाइक जस्ट अ हर्ड फॉलोअर, जो कि हमारी जनरेशंस को ये कर दिया गया है कि वो बिल्कुल एक ब्लाइंड फॉलोइंग। अब आप यही देख लें, जिस तरह अब हम मिन हैसल कौम एज अ नेशन, जो हम किसी इंसान, बी इट अ लीडर, बी इट अ रिलीजियस अथॉरिटी, किसी के बारे में हम ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं कि खुदा ना खास्ता ये अल्लाह मियाँ से तो कम है नहीं, कोई हमारा लीडर होगा उसकी नेगेटिव बात हम सुन ही नहीं सकते। हमारे ख्याल में उसमें कैपेबिलिटी नहीं है नेगेटिव, जो हमें पसंद है, जो हमें पसंद है। हाँ। और जो नहीं पसंद वो तो अच्छी बात नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अकाउंटेबल नहीं ठहराते। तो आपको ख्याल है कि रैशनल करने में पुरानी जनरेशन की कम थी कैपेसिटी? कम कैपेसिटी रैशनलाइज करने में डेवलप नहीं हुई थी ना। आई मीन ऑफ कोर्स ये होगा, बट ज्यादा मेजॉरिटी वो लाइक कि एक आपका जो सिस्टम चल रहे हैं आप उसी को चलाते रहें बस। अब लाइक क्योंकि देखें ना, जो हम ये इसके जनरेशनल बैगेज की बात कर रहे हैं, पहला स्टेप इज टू आइडेंटिफाई समथिंग, सेकंड स्टेप इज to break the cycle. You need to break. You need to take a step to break the cycle. Negative patterns जो हैं behavior के, Sorry, कोई भी negative patterns of behavior, उसको आप identify करना तो is the first step. Identify किए बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप खाली identify करने and you don't do anything about it, आप cycle break ना करें, तो वो खाली identify करके आप शायद मजीद तकलीफ में आ जाते हैं, because आपको पता चल रहा है, और maybe you just make, आप उसको बना लेते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म और उससे डील करते हैं, बट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट साइकिल। सो आइडेंटिफिकेशन इज लाइक वन ह्यूज स्टेप, बट इट इज वन स्टेप। द सेकंड हैज टू बी हाउ यू ब्रेक अ साइकिल। So when we talk about, for example, abusive marriages, उसमें ये होता है कि औरतें जो कि सह जाती हैं और जो समझती ये हैं कि वो sacrifice अपनी खुशी करके they're keeping the family together, that is actually very damaging, because आप अगली generation को ये बता रहे हैं कि this is okay. If we are tolerating it, if we are tolerating this kind of behavior, your wives should also tolerate it. Yeah, if you're my daughter, you should also tolerate it. ये एक मैसेज और ये expectation है, multiple गलत मैसेजेस निकल रहे हैं। हाँ, गलत मैसेज, multiple गलत मैसेजेस हैं। Having said that, अब ठीक है, आप देखिए, जब आप शादी की बात करते हैं, शादी एक बहुत मुश्किल रिश्ता है। रिश्ते निभाना वैसे एक मुश्किल काम है शादी का, क्योंकि उसमें इतने स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन गरीबों की अपना कुछ है नहीं, बच्चे फॉर एग्जांपल उनका कुछ नहीं, और ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं। सो यू नीड टू, जो हमने पहले भी प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस में बात की है, कि आपको अपनी रेड लाइंस का बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। शादी वाला रिलेशनशिप इज अ गिव एंड टेक। आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीजें जो आपकी लोगों को बर्दाश्त नहीं होंगी, इसी तरह लोगों की बहुत सारी कमियां, कोई बंदा परफेक्ट तो नहीं है, बट एक कमी में और एक लाइन क्रॉस करने में फर्क है। मतलब डील ब्रेकर्स में फर्क होते हैं ना, डील ब्रेकर्स फर्क है। यस एब्सोल्युटली। और उसमें अगर आपका ख्याल है कि ओ नो अभी बच्चे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं फिर हम लेंगे एक्शन, या अभी ये मजबूरी नहीं, हाँ एक फाइनेंशियल बहुत बड़ी एक हैंडीकैप है फाइनेंशियल। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, खवातीन के हवाले से कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है। या वो मर्द हजरात जो है इमोशनली बहुत वीक होते हैं, मर्दों के भी दे ऑल्सो फील इट, और वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते बाउंड्रीज, उनका भी एडवांटेज लिया जाता है। वो बहुत कम है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और जनरली खवातीन इज द वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करती है। सो उस लिहाज से आप अपने, अगर आप
टाइमली डिसीजन ना लें तो आप जिस फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं आप उस फैमिली को इन दैट प्रोसेस और स्कार कर देते हैं. Absolutely. So there's it is not कि आप there's no perfect time for it. There's no Unfortunately, it's like a very difficult decision when it comes to like अगर आपने part ways करने हैं, but you need to make that call for not only for your own benefit, but अगर आपका ख्याल है कि आप बच्चों को बचाने के चक्कर में करें तो बच्चे बचते नहीं हैं इसमें और भी एक्सपोज होते हैं और डैमेज हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. तो जी पहली चीज है सेल्फ रिफ्लेक्शन. जी हाँ, आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन कि आप सोचें बैठ के कि जो चीजें आप इनहेरिट कर रहे हैं पार्ट ऑफ योर लाइफ जो डिस्टर्बिंग है वो सही है या नहीं सही है. पहले तो इस चीज को आइडेंटिफाई करें. दूसरी चीज है अगर इमोशनल है या इस किस्म की कोई चीज है तो सीक प्रोफेशनल हेल्प. Yes, absolutely. If there are traumas in your life that you cannot overcome, that are disturbing you, and you in turn are disturbing your children, तो उसको पास ऑन नहीं करें, उसको आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें और किसी थेरेपिस्ट के साथ शेयर करें ताकि वो आपको उसका इलाज या आपके थॉट प्रोसेस को फाइन ट्यून करके उसको क्लेंस कर सके, डिटॉक्स कर सके, जो कि अच्छा थेरेपिस्ट कर पाएगा. दूसरी चीज़ प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. इसलिए ये भी बैगेज है. हमसे पहली जनरेशन प्रोफेशनल हेल्प में बिलीव ही नहीं करती. उनके लिए मेंटल हेल्थ कोई चीज़ नहीं है. उनके लिए अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं दिमाग की वो कोई चीज़ ही नहीं है. ये सब ये खुद से आप लोग बना रहे हैं इस जनरेशन के मसले हैं ये. That is true. और प्रोफेशनल हेल्प की आमना बात ये है कि थेरेपी अगर आपका न्यूरोसिस की जो है ना वो डेफिनेशन वो ये है कि भाई हर बंदा दिन में हम 10 या 8 या उससे भी कई ज्यादा दफा हम ऐसे ऑब्स्टिकल्स हमारे आगे आते हैं जिनको हम पास कर लेते हैं. ठीक है, जब आप एक ऐसे ऑब्स्टिकल पे आए जब आप गिरने लगे आप पास ना कर सकें, दैट मीन्स दैट आपका जो न्यूरो सिस्टम है वो हिट हो रहा है. देन मैं और आपके बात करने से वो नहीं होएगा. हमारे छोटे ऑब्स्टिकल्स शायद मैं और आप आपस में बातचीत कर लें, अच्छी बात सुनने वो हल हो जाएंगे. लेकिन जो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि आपकी जिंदगी बदल रहे हैं, आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए. एंड यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प, वरना आप एक दूसरे को भी डैमेज कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. जैसे मैं आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ फॉर एग्जांपल केस नंबर 9 जो ड्रामा है उसमें जो कैरेक्टर है सहर का, अब जिसका असॉल्ट हुआ है वो ऐसा ट्रॉमा है कि वो शी विल कैरी इट विद हर थ्रू आउट द लाइफ अंटिल शी और अनलेस शी सीक्स प्रोफेशनल थेरेपी. इसी तरह ग्रीफ थेरेपी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जो लोग बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, यू नो, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, अनटाइमली लॉस ऑफ अ लव्ड वन, ग्रीफ थेरेपी, ताकि आप जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रॉमा ना लेके जाएं. एक उदास बंदा होगा, एक डिप्रेस बंदा होगा, आगे से भी उदासी और डिप्रेशन ही बांटेगा. ये एक फैक्ट है. सिर्फ उदास और डिप्रेस नहीं, जो ग्रीफ है दैट मैनिफेस्ट इन सो मेनी डिफरेंट वेज. एक बंदा ग्रीफ को लेता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, उदासी में. कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं, वो उसका ऑपोजिट चले जाते हैं, विच ऑल्सो इज जो कि आइडेंटिफाइबल इजीली नहीं है. आप डिप्रेशन तो आइडेंटिफाई करते हैं ना थोड़ा सा फिर से साइंस से. जो दूसरा स्पेक्ट्रम है विच इज नॉट इवन बिकॉज आपका ख्याल होगा कि इस बंदे को क्या ये तो अपेरेंटली ठीक लगता है, बट आप वो सारी चीजें अपनी एनवायरनमेंट में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो दे रहे हैं और लोग आपके इर्द गिर्द एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सारी चीजें. सो इट्स लाइक हमने सोचा था हम ग्रीफ पे भी बात करेंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीजों को डील करने के लिए, इन सब चीजों को प्रोसेस करने के लिए आप सही हेल्प लें. हाँ नहीं, एब्सोल्युटली ग्रीफ ना फैलाएं बिल्कुल भी, और उसको सीक हेल्प. Very important. To seek help is very important. And it's a constant effort. एक मतलब आपने अगर इस साइकिल से बाहर निकलना है, so there is identification, there is breaking of cycle में सबसे पहले आपकी conscious effort हो गई, then you seek the help that is required for you. Be in terms of just therapy, be in terms of partly medication and therapy, or whatever is needed, and constant evaluation. And I think the last thing and the very important thing and the most difficult thing is forgiving and letting go. Absolutely. Because and that you have to do for yourself and no one else. If you think that you cannot forgive at that point in time, it's absolutely okay. But you need to let it go. अपने लिए. और forgiveness का मतलब
वो, और जब आप forgive भी करते हैं किसी को तो आप you start from yourself. Yeah, absolutely. आप अपने आप को forgive करें और आप लोगों को forgive करें और and let it go. Yeah. Because जब तक आप उसको hold on करके रखेंगे अपने अंदर, it will, I've seen people getting physically impacted by storing grief. Yeah. Storing trauma. बिल्कुल. Storing negativity. बिल्कुल. नहीं, मेडिकल टर्म्स में तो काफ़ी इसकी मैनिफेस्टेशन होती है. आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, Yes. आपके ब्रेकआउट्स होते हैं, जी, आपका गैस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती Yes. हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, Yeah. मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम्स होती हैं. हाँ. ऑल दिस इज मैनिफेस्टेशन. अंदर ही अंदर आप Absolutely. पका रहे हैं बिल्कुल. और उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है. Yeah, yeah. और आई थिंक पॉजिटिव सोच भी बहुत ज़रूरी है. और अगेन जनरेशनल बैगेज में इसलिए आती है बिकॉज जिस तरह अम्मी अब्बू की जो जनरेशन थी, जो कि जिन्होंने पार्टीशन देखा, वो लॉस ऑफ लाइफ देखी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी देखी, कम्प्लीटली एक फ्रेश नए तरीके से शुरू की ज़िंदगी, उनके लिए वो बहुत इम्पैक्ट था उस चीज़ का, नेगेटिविटी का. तो अब मैं जिस तरह सोचती हूँ, जिस तरह मैं अभी अम्मी अब्बू को मिल के आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे वर इन अ गुड प्लेस. बट अम्मी जो हैं वो यही कि देखो ना, मुझे अब मुझसे तो नहीं ये फ़ोन होता, मुझसे टेक्नोलॉजी नहीं करी जाती, मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे तो फ़ोन भी नहीं मुझसे मिलाया जाता. एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली लाइक, जितनी देर में मेरे साथ बैठी रही, वो अपने आप को ही कहती रही कि मुझसे ये भी नहीं होता, मुझसे ये भी नहीं होता, अब मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं तो अब ऑर्डर भी नहीं मुझे पता कैसे करते हैं, ये नई नई चीज़ें आ गई हैं. और यू नो करते करते कि आई कुड सी दैट शी वाज गोइंग इनटू अ डार्क स्पेस. तो मैंने उनको रोका. मैंने कहा आपको पता है कि यू आर ऑलमोस्ट माशाल्लाह 90, माशाल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में रह रही हैं. अब्बू जो हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं, अभी तक उनकी कमाई है माशाल्लाह. आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप फिजिकली इंडिपेंडेंट हैं, आप दोनों कैंसर सर्वाइवर्स हैं, और यू नो यू आर बोथ डीलिंग विद योर हेल्थ, योर लाइव्स, योर चिल्ड्रन, यू आर स्टिल अ सपोर्ट फॉर अस. डू यू रियलाइज हाउ अचीव्ड यू आर एंड व्हाट अ बिग अचीवमेंट दिस इज. डू यू रियलाइज कि आप उठ के अभी भी आप खाना देखती हैं जाके और आप बताती हैं क्या बनना है. डू यू रियलाइज हाउ लकी यू आर एंड हाउ what your achievement is. फिर उन्होंने कहा कि हाँ है तो सही. मैंने कहा तो इस बात को सेलिब्रेट करें. मैंने कहा इस बात को सेलिब्रेट करें बिकॉज अगर आप मुस्तकिल अपने आप को पुट डाउन करेंगी कि मेरी झुर्रियाँ पड़ गई, तो मैंने कहा अब 90 पे झुर्रियाँ तो पड़ेंगी ना, मतलब है कि अनलेस कि आप जेनर की तरह जाके अपने मुंह खिंचवाना शुरू कर दें, झुर्रियाँ तो पड़ेंगी. लेकिन जस्ट लुक हाउ हेल्दी एंड हाउ अलाइव यू आर. And you know आपके पीछे क्या जिंदगी है और उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं. And that is to be celebrated. No, you're absolutely right, आमना. ये बिल्कुल सही बात है कि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं, आप पॉजिटिविटी पे फोकस करें वो एनहांस होएगी, आप नेगेटिविटी पे करें वो एनहांस होएगी. बट दिस इज फॉर लाइक जनरली एवरीवन. बट समवन हु इज इन अ डिप्रेसिव स्टेट cannot see like this, will not be able to focus. That person will need help. That person will need that extra mile to cover, to be able to get to that place. और उसके लिए इसलिए थेरेपी जरूरत है, क्योंकि थेरेपी आपको वो टूल्स देगी कि आप किस तरह इस उसमें से या मैनेज करें, किस तरह इसमें से बेहतर तरीके से निकल सकते हैं, किस तरह बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. So that's why it is so important. So guys, in a nutshell, generational baggage कभी आपको नजर आएगा, कभी नहीं आएगा, but basically it is patterns of behavior that are impacting your life in a negative way. So if there is something that is bothering you, और वो ऐसे कोई tangible आपकी ज़िंदगी में चीज़ नहीं है जिसको आप identify करें और eliminate कर दें, तो इसका मतलब है it is some kind of baggage that you're carrying with you, whether it's something, the way to deal with a problem or a characteristic और रिलेशनशिप. तो पहली बात तो ये कि आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम है क्या. बिल्कुल. उसके बाद ये सोचें कि आपने इसको कैसे हल करना है. खुद से कर सकते हैं, कॉन्शियस एफर्ट करें, दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, स्पाउस के साथ कर सकते हैं, या आपको हेल्प की जरूरत है प्रोफेशनल. वहां तक पहुंचे, कॉन्शियस एफर्ट करें कि उस नेगेटिविटी को रिमूव करें. वो जो कंधों पे आपके बोझ है वो हो सकता है आपका ना हो सकता है किसी और ने आपके कंधे पे रखा हो, और आप उसको लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी इम्पैक्ट हो रही है इन अ नेगेटिव वे. सो यू मस्ट identify it and get rid of it. And plus, don't carry the mountains that you were supposed to tread on. ओए होए होए होए, ये किसकी लाइन है? अल्लाह जाने किसी की है. Frost की है ये. Is it? Frost? It sounds like Frost, but yeah. But it is. We do that. We do that. जो हमने मतलब करना होता है हम कहते हैं हम बस हमारे ऊपर डाल दें जी. और इसके बड़ा अच्छा एक एस्पेक्ट ये भी है सैक्रिफाइस का.
वो तो ग्लोरिफिकेशन इतनी है। वो जो इमोशनल बैगेज है ना, एक तो ये कि विक्टिम सिंड्रोम, यस, आफ्टर बीइंग अ सैक्रिफाइसिंग पर्सन, सैक्रिफिशियल काउ ही मैं तो कहूंगी कि आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया द सेंस ऑफ सैक्रिफाइस के मैंने खानदान के लिए ये किया, मैंने माँ बाप के लिए ये किया, मैंने बच्चों के लिए ये किया, मैंने सोसाइटी के लिए ये किया, और इसमें मैंने अपने आप को देती गई और दूसरा लेता गया। आप उसको अपने आप को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि आप उसमें चले जाते हैं कि बस मैंने तो दिया ही है पूरी जिंदगी, ये भी बड़ा डैमेजिंग है। एंड टू बी ऑनेस्ट द थिंग इज कि आप दे के नुकसान अपने आप को तो जो कर रहे हैं आप दूसरे को भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने दूसरे को आदत डाल दी एक ऐसी चीज की जो उसकी मतलब उससे ज्यादा है उसकी कैपेसिटी, वो उससे निकल सकता है बार, बट यू लिटरली मेड द अदर पर्सन हैंडीकैप्ड बाय जस्ट गिविंग इन। बेशक आप अपने स्पाउस को दे रहे हैं या अपनी औलाद को दे रहे हैं या अपने माँ बाप को दे रहे हैं या दोस्तों को दे रहे हैं, बिल्कुल उतना ही दें जितना हक बनता है अगले बंदे का। और कुछ हुकूक आपके अपने लिए भी हैं, सबसे पहले आपके अपने लिए हैं, सबसे पहले आपके अपने लिए हैं, क्योंकि अगर आप खुद से ही नहीं इंसाफ कर सकेंगे तो आप किसी से नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ ने आपके अंदर जो फैकल्टीज डाली हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, बिकॉज ये चीजें हमारी तो है नहीं, हमने वापस अल्लाह को करनी है। सो हम अल्लाह मियाँ पूछेगा ना क्या किया इनसे, व्हाट डिड यू डू विद देम। So everybody who's tuned in today, I would love to hear, okay, do you feel that there are characteristics that you have inherited as baggage and you are unable to sort of, कभी identify नहीं किए या उनको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, never like try to sort of leave it behind, आगे चलो, और are you holding on to it? I would love to hear कि लोगों की क्या generational baggage है जिंदगी में। Absolutely. Plus हमने जो ये बात की है, this is the tip of the iceberg. There's so much under it. So I would just say कि I think there certain age तक तो आप realize भी नहीं करते कि emotional baggage है। नहीं, not at all। कैसे करते हैं यार। अब बच्चों ने, क्योंकि अब इस चीज के बारे में बात ज्यादा हो रही है तो अब अवेयरनेस बढ़ रही है, बट पहले तो ये कोई चीज ही नहीं समझी जाती थी ना। बट आई वुड से कि इतनी इमोशनल बैगेज, आपका जनरेशनल बैगेज पे बहुत लिखा गया है, बहुत बताया गया है, तो देयर सो मच मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। सो प्लीज गो ट्यून इन इट एंड और फिर आप देखें कि क्या क्या चीजें, आप पैटर्न्स देखें, आपकी जिंदगी में क्या क्या पैटर्न्स हैं। और जाहिर बात है टोटल रेप्लिकेशन नहीं होगी, बिकॉज सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, जनरल एक दूसरे के लोगों के डिफरेंसेस आपस में होते हैं, बट आप फिर भी अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजें एंड देन टेक एक्शन। बिल्कुल। आज कोई नज़म नहीं है हमारे पास कोई? आज मेरे पास नज़म एक है सही, और ये अमृता प्रीतम जो हैं उनकी लिखी हुई एक पंजाबी की नज़म है जो उन्होंने एड्रेस किया है वारिस शाह साहब को, जिन्होंने हीर लिखी थी, ठीक है। और वारिस शाह ने जो हीर लिखी थी, उन्होंने उसमें हीर का ट्रॉमा और हीर की मोहब्बत और हीर का सारा दुख बयान किया था। तो अमृता प्रीतम ने many years later वारिस शाह को मुखातिब करके कहा है कि आपने उस हीर के बारे में तो बहुत कुछ लिखा था, बट नाउ शी इज रेफरिंग टू दी ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, कि अब आके आप देखें और जो इतनी औरतों पे गुजर रही है उसके बारे में कुछ लिखें। सो द पोएम इज, तुम्हें याद है? हाँ क्या बात है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये वाली। अज आखा वारिस शाह नू, अज आखा वारिस शाह नू किते कबरां विचों बोल, ते एक किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नू कहन, उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया उठ वेख अपना पंजाब, जिथे बेले लाशां विछियां ते लौच परी चना। It's beautiful. Yeah, it is. It's emotional. It is. एक तो it's so lyrical, आके दिल पे लगती है। तो अब सोचें emotional trauma, एक पोएम ने आपको हिला दिया है, तो जो लोग गुजरे होंगे उनका क्या बैगेज होगा। और मेरी बुरी पंजाबी, apologies for that, but आपकी बुरी पंजाबी माफ है, आपको इतनी खूबसूरत नज़म है। पर वही बात है कि it's real, the trauma is real, trauma is real, और literature भरा पड़ा हुआ है और बैगेज इससे। अब आपने कहा कि मैं जरा हेवी है, मैं नहीं पढ़ती, मैं कहा नहीं पढ़ो ये अब पता चला बैगेज, this is baggage, absolutely that is a live
रियल टाइम में आपने बैगेज देखा है कि कैसे एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन पे आता है, इतनी चीज ट्रिगर कर देती है, इतनी चीज ट्रिगर करती है। तो guys, it was a heavy conversation, but I hope you enjoyed it, and I hope it's going to help you self-reflect as well. So share your thoughts in the comment section. Mavish, thank you once again. My pleasure. For reducing us to tears. Sorry. Okay.